सोचकर देखिए कि आपने जमीन पर एक बहुत बड़ा पावर ग्रिड बिछाया है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा ग्रिड नहीं है। बिल्कुल नहीं, मतलब इसकी लंबाई 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बाप रे, मतलब ये तो इतना लंबा है कि आप इससे आधी पृथ्वी को आसानी से लपेट सकते हैं। एकदम सही। और इसे बनाने में अरबों डॉलर लगे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आसमान में एक बहुत ही भयानक सुपर सेल तूफान बन रहा है जो सीधे इस ग्रिड की तरफ बढ़ रहा है ना। हाँ, सीधे इसकी तरफ। तो ऐसे में तबाही और आपके अरबों डॉलर के नुकसान के बीच अगर कोई एक चीज खड़ी है तो वो है मौसम के रडार को पढ़ने वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिन डॉक्यूमेंट्स को खंगालने वाले हैं वो बिल्कुल इसी हाई स्टेक्स दुनिया के बारे में है। राइट, मतलब आज के जो हमारे स्रोत है ना वो दो बिल्कुल अलग अलग छोरों से आते हैं, लेकिन वो आपस में एक बहुत ही अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। तो पहला स्रोत क्या है? पहला है अमेरिकी सरकार की ARM सुविधा के तकनीकी दस्तावेज। ARM यानी एटमॉस्फेरिक रेडिएशन मेजरमेंट। अच्छा। हाँ, और ये लोग जलवायु और मौसम के जो चरम खतरे होते हैं ना उनसे निपटने के लिए AI और एकदम आधुनिक रडारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा स्रोत? दूसरा स्रोत है भारत की सबसे बड़ी निजी पावर ट्रांसमिशन कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी AESL। AESL। हाँ, उनकी फरवरी 2025 की इकरा रेटिंग और उनकी वार्षिक रिपोर्ट हम देखेंगे कि ये विशाल कंपनियां जमीन पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी भरकम कर्ज को कैसे मैनेज करती हैं। तो कुल मिलाकर आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आसमान की अनिश्चितताओं को मापने वाला ये जो विज्ञान है वो जमीन पर बिछे बुनियादी ढांचे के अर्थशास्त्र से कैसे टकराता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए आसमान से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। मतलब ARM दशकों से वायुमंडल का डेटा इकट्ठा कर रहा है, राइट? हाँ, उनके पास पेटाबाइट्स में डेटा है, मतलब बादलों की परतें, तापमान और हवा की गति। लेकिन यार इतने बड़े डेटा का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसमें से कोई काम की चीज ढूंढ ही ना पाए। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, और इसे सुलझाने के लिए वो लोग ADA विकसित कर रहे हैं। ADA मतलब ये क्या है? ADA यानी ARM डेटा एडवाइजर। और पता है इसका नाम एडा लवलेस के नाम पर रखा गया है। ओहो, जिन्हें दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। बिल्कुल। और ये कोई साधारण सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एक कन्वर्सेशनल AI है। मतलब लाइक चैट GPT जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। मान लीजिए एक रिसर्चर को 2023 के किसी खास तूफान के दौरान हवा की नमी का डेटा चाहिए। तो पहले उसे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखनी पड़ती होंगी। हाँ, कोडिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो ADA से अपनी सामान्य भाषा में पूछ सकता है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे आपने एक बहुत बड़े और अस्त-व्यस्त पुस्तकालय में एक बेहद स्मार्ट लाइब्रेरियन बिठा दिया हो। बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं बताता कि किताब किस शेल्फ पर रखी है, बल्कि वो उन किताबों को पढ़कर आपकी रिसर्च का एक हिस्सा बन जाता है। राइट, वो डेटा सेट निकाल कर देता है और बाकायदा बताता है कि कौन से उपकरण ने इसे मापा है। क्या बात है। और वो लोग सिर्फ टेक्स्ट या नंबर वाले डेटा तक ही नहीं रुके हैं। अच्छा। हाँ, उनके पास लार्स नाम का एक पूरा प्रोजेक्ट है। लार्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? LLM असिस्टेड रडार सीन क्लासिफिकेशन। ओके, मतलब ये रडार इमेजेस के साथ कुछ कर रहा है। हाँ, देखिए किसी भी इंसान के लिए हजारों रडार इमेजेस को देखकर ये टैग करना कि ये एक सुपर सेल तूफान है या स्ट्रैटिफॉर्म बारिश है या फिर महज बर्फबारी है, ये तो लगभग असंभव है। मतलब बहुत ही धीमा काम होगा इंसानों के लिए। बिल्कुल, इसलिए वो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि GPT-5। अच्छा, इसे थोड़ा डिकोड करते हैं श्रोताओं के लिए। मतलब मल्टी मॉडल का मतलब है कि ये AI सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ता, बल्कि तस्वीरें भी देख सकता है। एकदम सही। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब क्या ये AI रडार की तस्वीरों में पिक्सेल्स की डेंसिटी या रंगों के उन पैटर्न्स को डिकोड कर रहा है जो हम इंसानी आंखें शायद मिस कर जाएं? ये ठीक उसी तरह काम करता है। रडार की तस्वीरों में अलग अलग रंगों के जो पैचेस होते हैं या जिसे इको इंटेंसिटी कहते हैं ना, इको इंटेंसिटी, AI उसे भौतिक मौसम की घटनाओं से जोड़ना सीख जाता है। वो AI को 4000 रडार इमेजेस
और खास इपॉक्स का डेटा फीड कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये इपॉक्स क्या होता है? इपॉक्स यानी किसी खास मौसम की घटना का एक बहुत ही सटीक टाइम फ्रेम। अच्छा, मतलब उस पर्टिकुलर समय का डेटा। हाँ। तो जब एआई इन पैटर्न्स को समझ लेता है तो वो पलक झपकते ही बता सकता है कि रडार पर दिखने वाला वो लाल धब्बा महज एक सामान्य बारिश है या फिर एक खतरनाक सुपरसेल जो तबाही मचाने वाला है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए वो एटलस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैंने डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा था। हाँ, एटलस ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है इस पूरे सिस्टम का। मेरे हिसाब से ये एजेंटिक टूलिंग है, मतलब ये सिर्फ एक सिंगल एआई नहीं है बल्कि कई एआई एजेंट्स की एक पूरी टीम काम कर रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब कोई एजेंट डेटा ला रहा है, कोई उसे साफ कर रहा है और कोई जीपीयू की पावर को मैनेज कर रहा है। एटलस इन सब का बॉस या मैनेजर है। बहुत सटीक विश्लेषण है। देखिए, जब आप इतनी भारी मात्रा में डेटा और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको इस तरह के ऑर्केस्ट्रेशन की जरूरत तो पड़ती ही है। राइट। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने वाली है, ये एआई केवल तभी काम कर सकता है जीपी साइट पर लिडार उपकरणों का भी परीक्षण हो रहा है, जिसे लिडार इंटर कंपैरिजन कहा गया है। लिडार मतलब वो लेजर फेंक कर बादलों और पड़ों की संरचना नापते हैं ना? एकदम सही। और ये सब उपकरण मिलकर वायुमंडल का एक 3D मॉडल बनाते हैं, जिससे एआई को ये समझने में मदद मिलती है कि मौसम किस तरफ करवट ले रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ से हम एक बहुत ही जरूरी कनेक्शन जोड़ते हैं। बताइए। मतलब हम इन डिजिटल और भौतिक आंखों पर लाखों करोड़ों डॉलर आखिर खर्च क्यों कर रहे हैं? मौसम की भविष्यवाणी के लिए। हाँ, लेकिन सिर्फ मौसम विज्ञानियों के लिए नहीं, क्योंकि जब एआई भविष्यवाणी करता है कि एक भयानक सुपर सेल आ रहा है, तो उस समय सबसे ज्यादा पसीना किसी मौसम विज्ञानी को नहीं बल्कि
जमीन पर काम करने वाली ऊर्जा ट्रांसमिशन कंपनियों के सीएफओ को आ रहा होता है। ये बात तो आपने बहुत पते की गई। मतलब विज्ञान आसमान को समझ रहा है ताकि जमीन पर बिछा अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर बचाया जा सके। तो चलिए अब भारत चलते हैं और AESL के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। हाँ, AESL ये भारत की सबसे बड़ी निजी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। राइट, और इनका नेटवर्क 25,778 सर्किट किलोमीटर का है, जो कि कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और इकरा ने फरवरी 2025 में इनकी 1000 करोड़ रुपए के कमर्शियल पेपर के लिए अपनी रेटिंग दी है। कौन सी रेटिंग? उन्होंने A1+ रेटिंग को बरकरार रखा है। A1+, मतलब ये तो किसी भी अल्पकालिक कर्ज के लिए सबसे सुरक्षित रेटिंग मानी जाती है ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्टेबल है। लेकिन यार, जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा ना, वो है इनका बिजनेस मॉडल और वो जो कॉस्ट प्लस टैरिफ का कंसेप्ट है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। अगर मैं इसे श्रोताओं के लिए आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक शानदार हाईवे बनाने जैसा है। हाईवे कैसे? देखिए, आमतौर पर हाईवे बनाने वाले को डिमांड रिस्क होता है। मतलब अगर हाईवे पर गाड़ियां नहीं आई तो टोल टैक्स नहीं मिलेगा और सीधा घाटा होगा। हाँ, ये तो है। लेकिन AESL का ये जो बिजली का हाईवे है ना, इसमें ये डिमांड रिस्क 0 के बराबर है। इस बात को गहराई से समझना सच में बहुत जरूरी है। देखिए, AESL को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके तारों से कितनी बिजली गुजर रही है या लोग कितनी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब उन्हें बस अपना हाईवे हर वक्त साफ और चालू रखना है। बिल्कुल, नियमों के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइंस को 95 से 98% समय उपलब्ध या अवेलेबल रहना चाहिए। और AESL का रिकॉर्ड क्या है? उनका रिकॉर्ड 99% से भी ज्यादा का है। अरे वाह! और अपना हाईवे चालू रखने के बदले उन्हें कॉस्ट प्लस टैरिफ के तहत 15.5% रिटर्न ऑन इक्विटी की गारंटी मिलती है ना? हाँ, 15.5% पोस्ट टैक्स। और इसे भी हम थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। बिल्कुल। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि शेयर धारकों ने कंपनी में जो अपना पैसा लगाया है, टैक्स चुकाने के बाद उस पर 15.5% का मुनाफा एकदम तय है। मतलब ये तो निवेशकों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित ढांचा हो गया। बहुत ज्यादा सुरक्षित। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, इतना सुरक्षित रिटर्न कोई क्यों देगा भाई? क्योंकि देखिए, जब आप देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिजली ले जाने के लिए कैपेक्स करते हैं। कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, जो भविष्य की कमाई के लिए आज जमीन, लोहे और तारों पर लगाया गया बहुत भारी पैसा होता है। तो ऐसे में कोई भी बैंक आपको आसानी से इतना बड़ा लोन नहीं देगा। तो फिर इस कैपेक्स को सुरक्षित कैसे करते हैं? इसे सुरक्षित करने के लिए सरकार ट्रांसमिशन सर्विस अग्रीमेंट्स या TSA बनाती है। अच्छा, और ये अग्रीमेंट्स लंबे समय तक चलते हैं? हाँ, ये दशकों तक चलते हैं। और उनके पास CTU का भी तो सुरक्षा तंत्र है ना? हाँ, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी। मेरी समझ से CTU एक तरह का रिस्क पूलिंग सिस्टम है। आप इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, मतलब ये सभी बिजली वितरण कंपनियों से, जिसे हम डिस्कॉम कहते हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करता है और फिर ट्रांसमिशन कंपनियों को देता है। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर देश के किसी एक हिस्से की कोई वितरण कंपनी पैसा देने में डिफॉल्ट कर भी दे, तो भी AESL जैसी ट्रांसमिशन कंपनी के पास पैसा पहुंचता रहेगा। अब बिजनेस मॉडल की नब्ज एकदम सही पकड़ चुके हैं। इसी लंबी अवधि की स्थिरता की वजह से ही तो रेटिंग एजेंसियां इन्हें A1+ जैसी शानदार रेटिंग देती हैं। लेकिन रुको, कहानियां खत्म नहीं होती है। अच्छा, और क्या है? मतलब कंपनी सिर्फ बैठकर अपनी पुरानी लाइनों से ही पैसा नहीं बना रही है। रिपोर्ट बताती है कि वो बहुत ही आक्रामक तरीके से अपना विस्तार कर रहे हैं। हाँ, उनके एक्सपेंशन प्लान्स तो बहुत बड़े हैं। AESL 12 नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिन पर लगभग 57,190 करोड़ रुपए का निवेश होना है। बाप रे, 57,000 करोड़! और बात सिर्फ तारों तक सीमित नहीं है। उन्होंने 22.8 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है, जिसका कैपेक्स भी तो 11,500 से 13,000 करोड़ रुपए के बीच है। बिल्कुल। और इतने विशाल फंड्स को मैनेज करने के लिए उन्होंने अगस्त 2024 में QIP के जरिए 8,373 करोड़ रुपए जुटाए हैं। QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि उन्होंने खुदरा निवेशकों के बजाय बड़े वित्तीय संस्थानों से पैसा जुटाया है, जो बाजार में कंपनी के प्रति संस्थागत भरोसे को दिखाता है। राइट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, भरोसा अपनी जगह है, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिख रहा है। मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। कैसा रेड फ्लैग? इस आक्रामक रणनीति के साथ एक भारी भरकम कर्ज भी तो जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का डेट टू OP/EBITDA अनुपात 5.5 से 6.5 गुना के बीच है। ये एक बहुत ही अहम आंकड़ा है जिस पर बात होनी चाहिए।
और मैं श्रोताओं के लिए इसे स्पष्ट कर दूं, OPBDITA का आसान मतलब है किसी कंपनी का वो कैश मुनाफा जो टैक्स, ब्याज और मशीनों की घिसाई को हटाने से पहले आता है। राइट, जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। हाँ, तो 6.5 गुना अनुपात का मतलब है कि अगर कंपनी अपना सारा कच्चा मुनाफा सिर्फ और सिर्फ कर्ज चुकाने में लगा दे, तब भी उसे अपना पूरा कर्ज उतारने में 6.5 साल लग जाएंगे, जो कि वित्तीय भाषा में हाई लीवरेज माना जाता है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा हाई लीवरेज है। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात पता है क्या है? क्या? उनका 69% कर्ज विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मतलब अगर रुपए की कीमत थोड़ी सी भी गिर गई तो उनका कर्ज तो आसमान छूने लगेगा। वो महज उम्मीद के सहारे तो नहीं बैठे होंगे ना। मैं मानकर चल रहा हूँ कि वो फाइनेंशियल हेजिंग का इस्तेमाल करते होंगे। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। देखिए, जब कोई कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इतना बड़ा कर्ज लेती है तो वो मुद्रा के जोखिम को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते। तो वो क्या करते हैं? डॉलर के उतार चढ़ाव के खिलाफ कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं? हाँ, इसीलिए ASL हेजिंग रणनीतियों का इस्तेमाल करती है। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और स्वैप्स खरीदते हैं। यानी वो आज ही ये तय कर लेते हैं कि भविष्य में डॉलर किस रेट पर खरीदेंगे। एकदम सही। आसान शब्दों में समझें तो वो एक वित्तीय संस्था के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगले साल हमें पेमेंट करनी है और हम डॉलर 84 रुपए के भाव पर ही लेंगे। और अगर बाजार में डॉलर 90 रुपए का हो जाता है तो नुकसान वो संस्था उठाएगी, कंपनी नहीं। लेकिन इस सुरक्षा के लिए कंपनी को आज एक प्रीमियम भी तो चुकाना पड़ता होगा ना? बिल्कुल चुकाना पड़ता है, लेकिन इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हेजिंग से उनका विदेशी मुद्रा का रिस्क काफी हद तक कवर हो जाता है। ये तो रही हेजिंग की बात, लेकिन रीफाइनेंसिंग का भी तो दबाव है। रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2027 में उनके सामने $500 मिलियन के बॉन्ड के पुनर्भुगतान की चुनौती खड़ी है। हाँ, जिसे रीफाइनेंसिंग रिस्क कहते हैं। और इसे चुकाने के लिए उन्हें फिर से नया कर्ज उठाना पड़ सकता है। फिर से नया कर्ज? हाँ, लेकिन चूंकि उनके पास TSA के तहत दशकों की स्थिर आय की गारंटी है ना, इसलिए बैंक उन्हें रीफाइनेंस करने में ज्यादा हिचकिचाते नहीं है। चलिए, ये तो हो गए वित्तीय आंकड़े, लेकिन इन सब से परे एक और जोखिम है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप किस जोखिम की बात कर रहे हैं? इकरा की रिपोर्ट में रेगुलेटरी रिस्क का भी साफ जिक्र किया गया है। ओह, आप USDOJ वाली जांच की बात कर रहे हैं? हाँ, नवंबर 2024 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC ने ASL के चेयरमैन के खिलाफ अमेरिका में एक जांच शुरू की है। राइट। और इकरा विशेष रूप से इस पर नजर बनाए हुए है। और देखिए, हमारा काम यहाँ निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट के तथ्यों को सामने रखना है। बिल्कुल, हम किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो बात सिर्फ किसी अपराध के साबित होने या ना होने की नहीं है। बात ये है कि जब आपका 69% कर्ज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता है ना, तो आपकी ग्लोबल छवि सीधे तौर पर आपकी फंड जुटाने की क्षमता पर असर डालती है। बिल्कुल सही। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का काम ही निष्पक्ष रूप से ये देखना होता है कि किसी भी कानूनी या नियामक घटना से कंपनी के कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग पर क्या असर पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग मतलब कर्ज लेने की लागत। हाँ, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जोखिम का अंदेशा बढ़ता है तो बैंक ज्यादा ब्याज मांग सकते हैं। इकरा बस इसी बिंदु की निगरानी कर रही है। समझ गया। और इन सब वित्तीय और रेगुलेटरी समीकरणों के बीच जमीन पर होने वाले भौतिक जोखिम अपनी जगह डटे हुए हैं। जैसे कि ESG के मुद्दे। हाँ, ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन से जुड़े मुद्दे जो आज के समय में बहुत हावी है। बिल्कुल। और आपको पता है, कंपनी ने ESG पहल के तहत अपने डहाणू कोल पावर स्टेशन को अलग कर दिया है। डहाणू कोल पावर स्टेशन को डाइवेस्ट कर दिया। हाँ, जो कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जमीन अधिग्रहण और प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम तो हमेशा रहते ही हैं। मतलब जब आप जंगलों से हजारों किलोमीटर लंबी लाइन गुजारते हैं तो आपको स्थानीय विरोध का सामना भी करना पड़ता है। और प्राकृतिक खतरों में रिपोर्ट खास तौर पे बुश फायर यानी जंगलों की आग का जिक्र करती है। हाँ, सोचिए अगर जंगल में आग लगती है और उनके अरबों रुपए के तार या टावर पिघल जाते हैं तो वो कॉस्ट प्लस टैरिफ उनकी लाइनों को अपने आप वापस खड़ा नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो क्या करते हैं? वहाँ उन्हें अपने बीमा और कॉन्ट्रैक्ट्स में मौजूद फोर्स मेजोर क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है। फोर्स मेजोर यानी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता। बिल्कुल सही।
तो आज हमने जो भी बात की उसका निचोड़ यही निकलता है कि एक तरफ ARM का विज्ञान और उनकी AI, हाँ, जो हमें तूफानों और बादलों के सटीक मिजाज को पढ़ने की क्षमता दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ASL जैसी कंपनियां जो उसी विज्ञान और अपनी मजबूत वित्तीय हेजिंग के भरोसे जमीन पर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन को चालू रखता है। मतलब विज्ञान भविष्यवाणी करता है और वित्त उस भविष्यवाणी के बावजूद टिके रहने की क्षमता देता है। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन आज के सेशन को खत्म करने से पहले मैं आप सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। कैसा सवाल? एक ऐसा विचार जो शायद इन कागजों और रेटिंग रिपोर्ट से थोड़ा बाहर का है। बताइए। देखिए, हमने चर्चा की कि ARM का डेटा और उनके लार्ज जैसे AI मॉडल्स हमें बता रहे हैं कि मौसम लगातार बदल रहा है। सुपर सेल्स और तूफान भविष्य में और भी ज्यादा अप्रत्याशित होने वाले हैं। ये तो तय है। और दूसरी तरफ ऊर्जा कंपनियां अपने इस भौतिक नेटवर्क को फैलाने के लिए बहुत भारी मात्रा में कर्ज ले रही हैं और उस जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय बाजारों में हेजिंग भी कर रही हैं। राइट। तो मेरा सवाल ये है, क्या होगा जब जलवायु परिवर्तन से जुड़ा कोई ऐसा भयानक और अभूतपूर्व तूफान आएगा जो इतना अप्रत्याशित हो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली AI भी उसका सही समय पर अनुमान ना लगा पाए। जब प्रकृति की वो प्रचंड ताकत जमीन पर टिके इन अत्यधिक कर्ज वाले भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे हिट करेगी, क्या तब कागजों पर की गई हमारी फाइनेंशियल हेजिंग हमारी भौतिक दुनिया के ढहने को संभाल पाएगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो वित्तीय गणित प्रकृति के उस आक्रामक रूप के सामने इस ताश के महल को बचा पाएगा? आप लोग इस सवाल पर अपने स्तर पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सत्र में हम फिर किसी नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखते रहिए।